नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही सैयद सज्जादुल हसनैन। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस मुबारक से करते हैं। वो हदीस मुबारक हर रोज़ रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये की जाती है। और आज रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक शाये की गई वो कुछ इस तरह है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है सूद लेने वाले पर और देने वाले पर, और उसे तहरीर में लाने वाले पर, और उसे तहरीर में लाने वाले पर और उसकी गवाही देने वालों पर। आपने फरमाया कि ये सब गुनाह में बराबर हैं। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि आज दुनिया में जो बेचैनी है, दुनिया में जो अफरा तफरी का माहौल है, उसकी एक वजह जहाँ पर अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी है, वहीं पर आप देखेंगे या अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की बात है। इसराइल ख़ासतौर पर आलमी अमन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बना हुआ है, और उसकी दहशतगर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 80,000 के करीब गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। और आपको ये बता दें कि गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया उसने। यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, अस्पताल, सब को उसने ज़मीन दोस्त करके रख दिया, और उसकी पूरी मदद कर रहा है अमेरिका। तो आप अंदाज़ा कीजिए, इसराइल अगर दहशतगर्द है तो अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, तो अमेरिका क्या है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, आप ही बताइए। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो भी अमरीकी सदर आते हैं वो यहूदियों के यानी शिकंजे में फंसे होते हैं। उसकी वजह जैसा कि मैंने हदीस मुबारक का पेश किया है वो सूद है, और यहूदियों ने जिस अंदाज में आलमी सतह पर सूदी निज़ाम को मुस्तहकम कर रखा है, उससे आलमी सतह पर अमीर और गरीब में तफरीक बढ़ती जा रही है, और साम्राज्य निज़ाम जो है वो बहुत तेज़ी से फरोग पा रहा है। अगर ये सूदी निज़ाम बर्खास्त कर दिया जाए, इस्लामिक बैंकिंग को नाफिज किया जाए, तो फिर समझिए कि ये जो ऊंच नीच का फ़र्क है या फिर तफरीक है अमीर गरीब में, वो ख़त्म होकर रह जाएगी। तो बहरहाल हम खबरों की तरफ चलते हैं नाज़रीन, और खबरें के बारे में आपको बताते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरानी हुकूमत ने, ईरान के एक तर्जुमान का बयान मंजर आम पर आया है, जिसमें उसने कहा है कि ईरानी हुकूमत अपना वफद जो है या डेलीगेशन मुज़ाकरात के लिए, अमरीकी नुमाइंदों से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना नहीं करेगी। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरानी नुमाइंदों से बातचीत के लिए अपना डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान रवाना कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने ये बात कही है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाने की इत्तलात आमतौर पर आती रहती है, और हालिया अरसे के दौरान एक प्रोफेसर ने भी पुरजोर अंदाज में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है या बिगड़ गया है। तो बहरहाल एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हैं, और कहा जाता है कि दूसरे मरहले की अमन बातचीत या अमन मुज़ाकरात से पहले ही आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका ने एक ईरान के सामान बरदार जहाज़ को अपनी तहवील में ले लिया है। तो इस वजह से ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का irtikab किया है, इसलिए हम अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद रवाना ही नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका को तो धचका लगा है, लेकिन पाकिस्तान जो बड़ी यानी शेख ही बगार रहा था, उसे भी एक धचका लगा है, और अब वो परेशान हो गया है, करे तो क्या करे। और हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं कि अब पाकिस्तान करे तो क्या करे। ये देखें, बिल्कुल जैसा कि जो है ईरान का बाज़ाब्ता आज बयान आया है, जिसमें ईरान ने दो टूक अंदाज में कहा है कि आपने जंगबंदी के लिए जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ईरान का कहना है कि आपने बशमुल लबनान जंगबंदी का ऐलान किया था, लेकिन लबनान में इजराइल बमबारी कर रहा है, मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहा है, और इसराइल की जो फ़ौज है वहाँ पे IDF जिसको कहा जाता है, वो दंदनाती हुई वहाँ पे लबनान में घूम रही है और वो जुल्म ढा रही है। एक बात ये कही। दूसरी बात ईरान का ये कहना है कि वादी हुर्मुज़ के बाद खुले पानियों में अमेरिका ने अपनी बहरिया के जहाज़ों को ला खड़ा किया है। तो अब उनका ये कहना है कि ना सिर्फ ला खड़ा किया है,
बल्कि वो आने जाने वाले जहाज़ों की चेकिंग भी कर रहा है। और सबसे बड़ा अलमिया तो ये हो गया कि उसने ईरान के माल बरदार जहाज़ पे भी जो है अटैक कर दिया है। बल्कि यहाँ तक खबर आ रही है कि ईरान के माल बरदार जहाज़ को अमेरिकी नेवी के जो है जवानों ने हिरासत में, मतलब एक अपनी तहवील में ले लिया है। तो अब ईरान का ये कहना है कि जब आप जंगबंदी की अपनी कही हुई शराइत पे ही कायम नहीं हैं तो फिर आपसे बातचीत का क्या फ़ायदा। और ये कहते हुए ईरान ने ऐलान किया है कि कल, आज गालिबन पीर की रात में जो बातचीत होने वाली थी, इस बातचीत में हम शामिल नहीं होंगे, ये ईरान ने कह दिया है। देखिए, और एक जो यहाँ का जो अहम मसला है, अब अभी ये बातें हो रही थी, ईरान ने बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि जो है अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट, उस अखबार में खबर आई है कि ईरान में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। ईरान की क़यादत ने कुछ तब्दीलियां की हैं जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची को भी जो है ओहदे से हटा दिया गया है। अच्छा जी, ये बड़ी तब्दीलियां, देखिए अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसका इंकशाफ किया है और उसका कहना है कि इराक़ची जो थे उनका रवैया मुफाहमाना समझौते वाला रवैया था और इराक़ची की ही वजह से जो है जंगबंदी पे भी इत्तेफाक हुआ था, हॉर्मुज़ आबनाए हॉर्मुज़ खोलने पे भी इत्तेफाक हुआ था और बातचीत की मेज़ पे आने पे भी इत्तेफाक हुआ था। तो उनका ये कहना है कि इराक़ची को हटा दिया गया है और फ़ौज ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, आर्मी ने, ईरान की आर्मी ने, और ईरान की आर्मी का रवैया अब सख्त हो गया है। और ईरान की आर्मी ने ये ऐलान भी कर दिया है कि अब हम माफ़ करना, आबनाए हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अब हमने बंद कर दिया है। अब दुनिया की कोई ताकत हमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अभी देखिए 24 घंटे पहले आबनाए हॉर्मुज़ को खोला गया था आम लोगों के लिए, इसको खोल दिया गया था। गुज़िश्ता 24 घंटे पहले ही जो है खोला गया था और कहा गया था कि अब यहाँ से जहाज़ गुज़र सकते हैं। तो माहिरीन का ये मानना है, या फिर वहाँ जो आबनाए हॉर्मुज़ पे नज़र रखे हुए हैं उनका ये कहना है कि पहले दिन 50 जहाज़ आबनाए हॉर्मुज़ से, पानी के जहाज़ गुज़र चुके हैं, पास कर चुके हैं आबनाए हॉर्मुज़ को, और ये रिकॉर्ड है। वरना तो माजी में ये होता था कि सिर्फ 20 जहाज़, एक 24 घंटों में सिर्फ 20 जहाज़ आबनाए हॉर्मुज़ से गुज़रते थे। अब 50 जहाज़ एक साथ, चूँकि ज़ाहिरी बात है बहुत दिनों से फंसे हुए हैं जहाज़ वहाँ पे और ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल हो गई है। जहाज़ वहाँ पे जो फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो है क़तर के साहिलों पे, सऊदी अरब के साहिलों पे, बहरीन के साहिलों पे, कुवैत के साहिलों पे और यमन के साहिलों पे जो जहाज़ फंसे हुए हैं, वो जहाज़ जो है आबनाए हॉर्मुज़ की जो रास्ता है उस रास्ते पे आके वो खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गई है। देखिए, जहाज़ों की ट्रैफिक का जाम होना ये एक हैरत अंगेज़ ख़बर है, लेकिन चूँकि आबनाए हॉर्मुज़ की जो है, अगर हम जोग्राफियाई जो है पोजीशन देखते हैं तो आबनाए हॉर्मुज़ जो एकदम जो है एक तंग रास्ता है, समंदरी रास्ता है, एक पेचीदा और तंग समुद्री रास्ता है। उस रास्ते का हम ईरान की सरहद के पास अगर हम मुआयना करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा वो रास्ता है, जिसमें से भी सिर्फ 10 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जहाँ से बड़े जहाज़ गुज़र सकते हैं। मतलब है कि गहरा पानी 33 किलोमीटर के बीच में 10 किलोमीटर में गहरा पानी है, जहाँ से ज़ाहिरी बात है जब बड़े जहाज़, मालबरदार जहाज़ वहाँ से जाते हैं तो आप मालबरदार जहाज़ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऊपर जितना बड़ा है उससे दोगुना नीचे होगा वो पानी, ज़ेरे आब होगा जहाज़, जितना ऊपर है उससे दुगुना जहाज़ पानी के नीचे होगा। मतलब ये कि उसको चलने के लिए समंदर में उतनी गहराई चाहिए। तो वो गहराई आबनाए हॉर्मुज़ में सिर्फ 10 किलोमीटर के जो है इहाते में है और उस 10 किलोमीटर से जहाज़ों का एक के बाद दीगरे, एक के बाद एक गुज़रना बर वक्त मुश्किल होता है। तो बहरहाल जो है 50 जहाज़ गुज़र चुके हैं, ये एक जो है आलमी रिकॉर्ड है। लेकिन अभी जहाज़ गुज़र ही रहे थे
कि ईरान के एक जहाज़ को अमेरिका ने रोक लिया, मालबरदार जहाज़ को ईरान के अमेरिका ने रोक लिया। और ये चीज़ ईरान को पसंद नहीं आई। ईरान ने कहा कि जब हमने आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया था तो फिर आपने हमारे जहाज़ को तहवील में क्यों लिया? जब हमने आपके अमन माहदे पे की तामील करते हुए जब हमने आबनाए हुर्मुज़ को पूरी तरीके से खोलने के फ़ैसला किया था तो आपने जो है ये गलत हरकत क्यों की? तो इसके जवाब में ईरान ने साफ़ तौर पे कहा कि अब हम आबनाए हुर्मुज़ दोबारा से बंद कर देंगे और फिर बातचीत के मैच पे भी नहीं आएंगे। तो देखिए, ट्रंप ने तो साफ़ तौर पे आज सुबह ही जो है ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था, जिसको एक्स कहा जा रहा है आजकल। तो एक्स पे उन्होंने पैगाम जारी कर दिया था ट्रंप ने कि कल जो बातचीत, मतलब है कि पीर की शब जो बातचीत होने वाली है, उस बातचीत के लिए अमेरिका ने अपने वफ्द के नामों का इंतखाब कर लिया है। और वो सारे नाम उन्होंने जो है एक्स पे पोस्ट भी किया और कहा कि ये लोग जो है बातचीत में शामिल होने के लिए ईरान माफ़ कीजिएगा, इस्लामाबाद पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। तो एक जानिब तो अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान पहुंच रहा है, दूसरी जानिब ईरान ने बातचीत में शामिल होने से इनकार किया है। अब देखिए, अब यहाँ ज़िम्मेदारी आ जाती है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान तो बड़ा क्रेडिट ले रहा था, आपको भी याद होगा कि हमने करवाया है, हमने जंगबंदी करवाई है, हमने ख़ित्ते को एक खौफनाक जो है जंग से बचाया है, हमने ख़ित्ते को एक जौहरी जंग से बचाया है। पाकिस्तान ये दावे कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए भी ये एक चैलेंजिंग जो है पोजीशन आ गई है, क्योंकि अगर ईरान टॉक्स में शामिल नहीं होगा तो फिर यकीनन बातचीत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान ईरान को कैसे कन्विंस करता है। बहरहाल जहाँ तक आपको बता दूं कि अमेरिका का सवाल है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनके बारे में, जिनकी जहनी हालत के बारे में शुक्र कुछ बात का इजहार भी किया जा रहा है। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान का जो अफज़ा यूरानियम है उसे अमेरिका मुंतकिल किया जाए। तो ईरानी पागल हैं जो बरसों तक इतनी मेहनत की और अमेरिका के लिए कि आइए आप हमारा यूरानियम लेके चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में आप देखेंगे कि जैसे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जौहरी ताकत बनता है तो फिर तुम यानी इटली पर एक के दिन में ही हमला कर देगा। तो ईरान की जो इटली की जो वज़ीर-ए-आज़म है मेलोनी ने ट्रंप को बहुत ही नपातुला जवाब दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया और कहा कि जहाँ तक मेरी इत्तला है कि कम अज़ कम इस रुकुर अर्ज़ पर 9 जौहरी ताकतें हैं, जिसमें से एक जौहरी ताकत यानी अमेरिका ने ही इस जौहरी मनसूबाबंदी की खिलाफ वर्जी की है, तर्क असला की खिलाफ वर्जी की है और उसने जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर जौहरी हमला किया था, यानी एटम बम गिराए थे। तो अमेरिका ने दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया था, इंसानियत के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इर्तिकाब किया था। तो बहरहाल अमेरिका को किसी और मुल्कों को, दुनिया को सलीक़ा सिखाने या फिर इंसानियत का दर्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद अमेरिका इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब कर चुका है, ये बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका फिर वक्त एक दरिंदे की, एक खसाई की पूरी मदद कर रहा है और आलमी सतह पर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो दहशतगर्दी का माहौल पैदा है, अफरा तफरी का माहौल पैदा है और अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों का सवाल है, तो इस सिलसिले में गज़ा का खसाई नेतन्याहू काफ़ी बदनाम है। और यकीन मानिए कि आज ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत है उसको सबोताज करने में अगर किसी का हाथ है तो वो इसराइल का हाथ है। और आपको ये भी बता दें कि इसराइल की दरिंदगी का अंदाज़ बात से लगाया जा सकता है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक इसराइल के हमलों में जो अमेरिका की मदद से किए गए, अमेरिका के हथियारों से किए गए, अमेरिका के बमों का इस्तेमाल किया गया, उन के नतीजे में 80,000 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। इसके अलावा फिल वक्त आपको बता दूँगा अब भी इसराइली जेलों में 9,560 फ़लस्तीनी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें से 3,532 कैदी ऐसे हैं जिन पर एक भी इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया है। बिना इल्ज़ाम के उन्हें जेल में रखा गया है, कैदोबंद की सोबतों में रखा गया है। तो आप इंसानियत किस तरह ये से खिलवाड़ करता है इसराइल, उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक 28 फरवरी को इस जंग का आगाज़ हुआ, जंग के बाद आपने देखा कि किस तरह अमेरिका को हर दिन $2 अरब का नुकसान हुआ, इसी तरह इसराइल को भी $2 अरब का नुकसान हुआ। 40 दिन तक ये जंग जारी रही और फिर
43-42 दिन के बाद जंग बंदी की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुल्कों को 80-80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और आपको ये बता दूं कि 60 अरब डॉलर के बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ सऊदी अरब में जो नुकसान हुए हैं उस, और ख़ासतौर पर तेल और गैस की जो सहूलतें हैं उनको बहाल करने के लिए 50 अरब डॉलर लग जाएंगे, यानी सऊदी अरब को। और आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मुत्तहिदा अरब इमारात का सवाल है, मुत्तहिदा अरब इमारात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अरब ममालिक अब अमरीका से माली मदद का मुतालबा करेंगे। और वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक 1991 की खलीजी जंग का सवाल है उसमें सऊदी अरब ने 16.8 अरब डॉलर्स अदा किए थे और कुवैत ने 16 अरब डॉलर दिए थे, जबकि अमेरिका ने हकीकत में जुमला लागत का सिर्फ 12% हिस्सा अदा किया था। ये और दूसरी तरफ ईरान है, ईरान का कहना है कि उसके तज़ीनों के लिए, उसके कामों की बहाली के लिए या फिर उसके अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए कम अज़ कम 270 अरब डॉलर दरकार होंगे। और ये पा बजाई अमेरिका को और उसके हलीफों को करनी होगी, ये ईरान ने पूरी तरह वाज़े कर दिया है। तो बहरहाल ये तो खबरें रही हैं ईरान की। अब देखना ये है कि इस अहम बहरान को पाकिस्तान किस तरह हल करता है, क्योंकि पाकिस्तान ज़बरदस्त तैयारी कर चुका है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कम अज़ कम 2 लाख पुलिस एहलकारों को, सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया था, क्योंकि आज से मुज़ाकरात का आगाज़ होने वाला था। लेकिन अमेरिका की हर धर्मी, अमेरिका की यानी जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में वो बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है ईरान ने। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और ख़बर के बारे में बता दें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस का कहना है कि ये बहुत बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी है। और प्रोड्यूसर के किसके हैं ये भी आपको हम बताएंगे। तो बहरहाल अब तमिलनाडु में इंतखाबात होने वाले हैं और आप अंदाज़ा कीजिए कि तमिलनाडु में द्राविड़ियों का असर रसूख बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उनका रंग काला होता है, सियाह होता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो वहाँ का लिबास निवेदन करते हैं, पंजाब में जाते हैं तो सिखों की पगड़ी पहन लेते हैं, या फिर आसाम में जाते हैं तो वहाँ की जो कैप होती है वो पहन लेते हैं। इसी तरह शुमाल मशरक़ी रियासतों में जाते हैं तो अपने यहाँ हुलिया बदल लेते हैं। वहाँ तो बड़े एक्टर हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये कहा जाता है। और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म है और वज़ीर-ए-आज़म को डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी तरक्याती एजेंडे को पेश करके वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने डार्क स्किन टोन मेकअप करवाया और तमिलनाडु के कपड़े पहने, और तमिलनाडु के वहाँ के एक सदर हैं उनकी तरह उनके बड़े भाई नज़र आ रहे हैं रंग में वो। तो बहरहाल ये बताना चाह रहे थे कि मैं भी द्राविडियन हूँ। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म क्या है वो खुद उनको पता है। तो बहरहाल वो आकर मेकअप करते हैं और इंतखाबी मुहिम चलाते हैं। तो सज्जाद साहब, आप ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म अब इस कदर मजबूर हो गए हैं कामयाबी के लिए, अब मेकअप भी करना चाहते हैं, कपड़े भी तब्दील कर रहे हैं। देखिए, आपका काम अगर अच्छा होता तो फिर आपके काम की बुनियाद पे लोग आपको वोट देते हैं। आपने काम कुछ नहीं किया पूरे 14 सालों में, सिर्फ और सिर्फ आप जो है मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते रहे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते रहे, लव जिहाद की आप बात करते रहे, लैंड जिहाद की आप बात करते रहे, आप जो है नित नए जिहाद, आपने कोरोना जिहाद भी पैदा कर दिया था। तो ये सारे जिहाद की बात आप करते रहे। अब देखिए, अब आ गए हैं, आप देखेंगे बंगाल में जो तकरीरें हुई हैं बसवा शर्मा की भी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की भी, अमित शाह की भी, इन तकरीरों में बसवा शर्मा कहते हैं कि ममता जी आप जय श्री राम बोलेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बोलने से आप जीत नहीं सकते, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। अमित शाह कहते हैं कि किसी को भी मैं बाबरी मस्जिद बनाने नहीं दूंगा। अमित शाह पहले तो उन्होंने कहा था कि इस सरजमीन पे किसी को भी मस्जिद बनाने नहीं दूंगा, फिर उनको जो है अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा फिर करेक्शन किया अपने आप को कि किसी को भी मैं इस सरजमीन पे बाबरी मस्जिद बनाने नहीं दूंगा। तो अब बाबरी मस्जिद बनाने की बुनियाद पे इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इससे बड़ा कोशिश की नाकाम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल नाकाम। देखिए, जब आप काम नहीं करेंगे, जब आपके दौरे इख्तिदार में गैस सिलेंडर 1100 रुपये का हो जाएगा, आपके दौरे इख्तिदार में कूड़दनी तेल, खाने का जो पकवान का तेल होता है वो तेल 800 रुपये, 850 रुपये हो जाएगा। आपके दौर में गेहूँ, चावल, दालें जो है की कीमतें डबल हो जाएंगी।
आपके दौर में दवाइयों की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। देखिए आज का ज़माना ऐसा है कि इतना मतलब एक मुश्किल ज़माना है कि लोगों को रोज़ाना 4-4, 5-5, 6-6 गोलियां खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी हाँ, जी हाँ। बीपी की गोली अलग, शुगर की अलग, खून पतला करने 2014 की से अलग। ज़्यादा इजाफा हो गया जी है। बिल्कुल ज़्यादा इजाफा, खून पतला करने की अलग, एक्टिव रहने की अलग, ताकत की अलग, दिल की रगों को ताकत देने की अलग, गुर्दों की, बहरहाल मुख्तलिफ आर्ज़ों के हिसाब से गोलियां लिखी जा रही हैं डॉक्टरों की जानिब से, और लोगों को गोलियां ला के पूरी हर दूसरा तीसरा आदमी जो है देखा जा रहा है कि वो अपने घर में गोलियां भर के एक डब्बा रखता है। आप अंदाज़ा लगाइए 5-5, 6-6 गोली सुबह शाम आदमी खाएगा तो उसके पेट का क्या हाल होगा। और सज्जा तो साहब एक बात बताता हूँ मैं, हमारे मोदी जी जो है ना, जी उन्होंने तो कम से कम 900 अद्वियात की कीमत में 10% का इजाफा भी जी कर दिया है। बिल्कुल, देखिए 10% नहीं, आपको ताज्जुब होगा कि लोगों का ये बोलना है जो रूटीन में गोलियां खाते हैं, बीपी की गोली है, शुगर की है, या फिर जो है हार्ट के पेशेंटों की गोलियां हैं, उनका कहना है कि 100 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है उनकी गोलियों में। जो गोली 12 रुपये में, 13 रुपये में मिलती थी, वो पत्ता अब 120 रुपये का मिलने लगा है। जी आप जी जी अंदाज़ा जी। लगाइए। तो ये जो सूरत हाल है, आपने महंगाई अपने जो है बदतरीन सिरे पे पहुंचा दी। डॉलर की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रुपए के मुकाबले रुपए की जो है कदर घट रही है। सोने को आपने जो है इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी के तसव्वुर में नहीं है कि वो जाके सोना ख़रीद सके। 1.5 लाख रुपये से तजावुज़ कर गया है 1 तोला सोना। चांदी जैसी जो है चीज़ जो गरीबों का जो है जेवर माना जाता था, उसको भी आपने 2 लाख 2.5 लाख के आसपास 1 किलो कर दिया है, अफसोस की बात है। जिसकी वजह से आम गरीब आदमी का जो है मुश्किल हो रहा है चांदी के जेवर ख़रीदना। उसके बाद जिस तरह के हालात यहाँ पे हैं, इतनी महंगाई के दौर में अब मोदी जो है, तमिलनाडु में जाएंगे आप चूना पानी करके जाएंगे, अपने आप को काला करके जाएंगे। बंगाल में जाएंगे तो आप दाढ़ी बना लेंगे, रामेंद्र नाथ टैगोर की तरह बड़ी जी हाँ, दाढ़ी जी हाँ, जी लेके हाँ। जाएंगे, और ये दावे करेंगे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा अब कर कबायली देंगे। इलाकों में जाएंगे तो जी क्या करेंगे? वहाँ तो लोग कपड़े नहीं पहनते। बिल्कुल यकीनन जी ये जी। भी सवाल है कि जो है वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे। अब इस तरह की सूरत हाल में इस तरह की एक्टिंगों के ज़रिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वोट मिल जाए, अब साल में एक बार जाएंगे, इलेक्शन होने के बाद फिर 4 साल तक आप पलट के नहीं देखेंगे। तो अब इसका तो सवाल यही है कि इस तरह की सिचुएशन में आप क्या मतलब है कि क्या हालात पैदा हो जाते हैं। आप देखिए किस तरह जी के जी जी। हालात पैदा हो जाते तो हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। सज्जाद साहब, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम नहीं है, उस पर ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, ये गलत है। असदुद्दीन ओवैसी का ये भी कहना है कि मौलाना आज़ाद एक मरतबा पंडित गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए और उनसे कहा कि बराए मेहरबानी मुल्क तकसीम ना कीजिए। तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि तकसीम हिंद के लिए, यानी मुल्क की तकसीम के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और उन्होंने इस सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम का हवाला दिया है और कहा कि मुसलमान इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है किसने कहा कि मुसलमान तकसीम के लिए ज़िम्मेदार है? अब इस हिसाब से कि वो कह रहे हैं कि मुसलमान इस तकसीम के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, उन्हें ये कहना चाहिए था सिर्फ कांग्रेस ज़िम्मेदार है, मुसलमानों का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं वो बार बार उनके जहन में ये बात बिठाई जाएगी, लोगों के जहनों में वो, कि मुसलमान आज़ाद तकसीम के लिए ज़िम्मेदार है। तकसीम के लिए आप देखेंगे कि जो हिंदू फरीक है वो मोहम्मद अली जिन्ना को बानी पाकिस्तान जो हैं उनको जी जिम्मेदार करार देता है, और जो पाकिस्तानी है वो यानी कांग्रेस जो है, ख़ास तौर पर आप देखें पाकिस्तानी की बात नहीं बल्कि कांग्रेस है, और जो कांग्रेस की तरह सेकुलर जमातें हैं वो आरएसएस और बीजेपी और संघ परिवार के जो जद हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार करार देते हैं। यानी तकसीम हिंद का नारा किसने लगाया? पहले आरएसएस के लोगों ने लगाया, तो ये कहते हैं। लेकिन हमारे अवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार हैं। अरे भाई, तुम मुसलमानों को बीच में क्यों लाते हैं? ये बिल्कुल यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुसलमान ज़िम्मेदार नहीं है तकसीम के लिए। बहरहाल तकसीम हो गया, देखिए 70 साल ज़ख़म है, बहुत गहरा ज़ख़म है। इलेक्शन लड़ी लेकिन जी बिल्कुल। देखिए आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था मुंबई के जो है एक शोरूम का,
वीडियो था ये गालिबन ऐनकों का शोरूम है, मशहूर शोरूम, उसका वीडियो था। उसमें बीजेपी की एक मुस्लिम लीडर वो शोरूम के अंदर जाती हैं और धमकाती हैं कि यहाँ पे जो है किसी को तिलक लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि हिजाब पहनने की इजाज़त है। उनका ये कहना है कि हिजाब पहनने की यहाँ इजाज़त है। और वो जो है मैनेजर को बुलाती हैं, नाम पूछती हैं, मैनेजर का नाम मोहसिन खां है। तो कहती है कि तुम मोहसिन खां हो तो तुम यहाँ शरीयत लागू करोगे क्या? इस मुल्क में शरीयत चलने वाली नहीं है। एक मुसलमान लेडी है बीजेपी के लीडर, नाम की होगी ना जी बिल्कुल, आप अंदाजा लगाइए। वो कह रही है कि इस मुल्क में शरीयत की बेचारी की कोई इजाज़त, मजबूरी होगी। जी बिल्कुल, जो भी हो। और वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तुम्हारा बना दिया, आप शरीयत वरीयत जो भी लागू करना है वहाँ करो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और जो है वो गैर मुस्लिम जो वहाँ पे काम करते हैं स्टाफ, गैर मुस्लिम स्टाफ था, उनको बुला बुला के जबरन तिलक लगा रही थी कि तुम जो है हिंदू हो, तुमको तिलक लगा के रहना चाहिए। जी। तो ये जो जिस तरह का माहौल बीजेपी इलेक्शन के दौरान में बनाती है, यकीनन ये एक तशवीशनाक माहौल है। जैसा कि आपने कहा, तकसीम का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, ना पाकिस्तान के मुसलमान चाहते थे कि तकसीम हो, ना इंडिया के मुसलमान चाहते थे कि तकसीम हो। देखिए किसका नुकसान हुआ, तकसीम से नुकसान किसका अब हुआ? देखिए सरदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उन्होंने शिद्दत से मुखालिफत की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिद्दत से मुखालिफत की। आज हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने इसकी शिद्दत से मुखालिफत की और कहा कि ये हमारा घर है, कोई किराएदार नहीं है, हम ये बिल्कुल हमारा घर है और हमारी जान है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ ही मरेंगे और यहीं पर दफन होंगे। बिल्कुल। देखिए, मौलाना आज़ाद ने अगर जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर तारीख साथ तकरीर नहीं की होती तो शायद पूरा यूपी, पूरा दिल्ली जो है खाली हो गया होता मुसलमानों से। उन्होंने, उनकी बड़ी तारीख साथ तकरीर थी। उन्होंने कहा कि आप चले तो जाओगे लेकिन इस जामिया मस्जिद को भी ले जाओगे आप। आप चले तो जाओगे लेकिन ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज को भी ले जाओगे आप। क्या आप ले जा सकते हो ख्वाजा गरीब नवाज को? क्या आप जो है यहाँ हमारी जो बड़ी बड़ी जो है इबादत गाहें हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, बड़े बड़े हमारे जो है वो निशानियाँ हैं, क्या उसको आप ले जा सकते हो? उन्होंने तो जो है बाज़ाब्ता मुसलमानों से कहा कि ये हमारी ज़मीन है, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है और हमें यहीं रहना है। तो अब देखिए, अब जिस तरीके से बीजेपी तफरीक का जो है माहौल बना रही है, जिस तरीके से जो है नफ़रत की राजनीति वज़ीर आज़म ख़ुद करेंगे, होम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला करेंगे, आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है इश्तियालंगेज़ी करेंगे और यूपी के चीफ मिनिस्टर इश्तियालंगेज़ी करेंगे, नफ़रत भरी तकरीरें करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ इस मुल्क में? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े आइनी और ज़िम्मेदार ओहदों पे बैठ के अगर आप तकसीम की बात करेंगे, अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आप जो है इश्तियालंगेज़ नारे लगाएंगे, आप कहेंगे कि जो है कोई यहाँ इंशाअल्लाह माशाअल्लाह नहीं बोलेगा इस मुल्क में। तो देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। तो बसवा शर्मा की जो है आग लग गई। उन्होंने कहा कि जो है यहाँ इंशाअल्लाह बोलने वाले की जगह नहीं है, यहाँ बांग्लादेशियों की जगह नहीं है, वगैरह वगैरह। बहरहाल जो है दुनिया जहाँ की बातें यहाँ पे हो रही हैं महज इलेक्शन जीतने के लिए। मैंने इससे पहले भी कहा रियाज साहब कि इलेक्शन जीतना है तो लोगों के दिल जीतो, लोगों को नौकरी दो, उनको खुशहाली दो, उनके घर जो है आप खुशहाल बनाओ, उनकी महंगाई जो मुसल्लत की है। आप हर बार एक एजेंडा बनाते हैं आप लोगों पे जो है अपना थोपने के लिए, अपना जो है मुसल्लत करने के लिए। आप हर साल एक नया एजेंडा बना के लोगों पे मुसल्लत करते हो, आप महंगाई को मुसल्लत कर देते हैं। रोज़गार देने का तो आपको कोई इरादा नहीं है, रोज़गार तो आप देना ही नहीं चाहते। आप अंदाज़ा लगाइए कि यूनिवर्सिटियाँ खाली पड़ी हुई हैं। आप पढ़ाने वाले उस्ताद की जगह तक भर्ती करने की आप जो है आपको तौफीक नहीं हुई। तो ट्रेन है, देखिए रेलवे एक्सीडेंट हालिया दिनों में हो रहे थे तो उस वक्त रेलवे के स्टाफ ने कहा कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। 70% लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और 70% आसामियाँ खाली हैं ओवरऑल रेलवे में, लेकिन कोई भर्ती नहीं हो रही है। बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि वंदे भारत आपने चालू कर दी
उसमें जो है आउटसोर्सिंग पे स्टाफ ले लिया 10-12 हज़ार अरे में। क्यों ले रहे हैं भाई आउटसोर्सिंग? बिल्कुल, देखिए आप अंदाज़ा तो लगाइए। बहरहाल असदुद्दीन अवैसी ने ये कह दिया जी। सज्जाद साहब के मगरबी बंगाल में टीएमसी 294 पर, कांग्रेस 294 नशस्तों पर, लेफ्ट पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टियां 250 नशस्तों पर मुकाबला कर रही हैं, हम सिर्फ 11 नशस्तों पर मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर हमें बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। ये गलत है, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। तो बहरहाल हुमायूं कबीर का आपने देखा कि किस तरह का जो किस्सा मंजरेआम पर आया, और उनके पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो बीजेपी के साथ साजबाज कर चुके हैं, 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है, 200 करोड़ रुपए एडवांस में मिल चुके हैं। बाद में हुमायूं कबीर ने कहा कि ये फर्जी वीडियो है। उसके बाद असदुद्दीन अवैसी हुमायूं कबीर के साथ जो है इत्तेहाद जो होता है उसे तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कांग्रेस को कि आप 270 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करके बीजेपी को शिकस्त दीजिए। और ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से ही बीजेपी मजबूत हुई है। तो ये चीज़ें असदुद्दीन अवैसी ने कहा है। और बीजेपी देखिए यही चाहती है कि ममता बनर्जी को वहाँ इख्तिदार से उखाड़ फेंके। असदुद्दीन अवैसी भी सेम ख्वाहिश। बिल्कुल पूरी ख्वाहिश है साहब कि जो है 15 साल से बीजेपी की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से बंगाल पे कब्जा किया जाए। और अब असदुद्दीन अवैसी जाके वहाँ ये कहेंगे कि मैं सिर्फ 11 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ और ममता बनर्जी के साथ जो है माहौल बनाएंगे, और कांग्रेस के ख़िलाफ़ माहौल बनाएंगे, ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ माहौल बनाएंगे, तो आखिर वो किसके जो है फेवर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तो ये बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि किसका फेवर आप कर रहे हैं। आप जब ममता बनर्जी को नहीं, मतलब एक वोट देने ना देने की बात करते हैं, आप कांग्रेस को वोट ना देने की बात करते हैं, आप कम्युनिस्ट जमातों को वोट ना देने की बात करते हैं, तो फिर आप सपोर्ट किसकी कर रहे हैं? ये भी एक अहम सवाल है। और इसी बड़े सवाल के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।